निकला है, जिसका माना होता है जीने का सामान। आशा से निकला, माना क्या हुआ? जीने का सामान। कुरान के अंदर आता है मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा गोया उसके लिए जीने का सामान तंग कर दिया जाएगा। तो मईशत जो है ये जीने का सामान है, और इक्तिसादियात, किफ़ायत शारी, वे इसी के अंदर मुआशात है कि आपके मामलात को, माली मामलात को मईशत देके और उसके मुताबिक जो है आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके समझाएं। तो माआला मन क़तसदा, जिसने म्याना रवी इख्तियार की वो कभी अयाल नहीं होगा, तंग दस्ते नहीं होगा। तो अब मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन ने इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें की है, हमें उन तारीफ़ों पे इतना नहीं जाना सिवाय एक दो के, तो वो आपने याद रखनी है। वो ये कहते हैं कि एक आदम स्मिथ कहता है कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉलेज ऑफ वेल्थ, मुआशात दौलत का इल्म है। आदम स्मिथ के यहाँ मुआशात दौलत का इल्म है, दौलत का इल्म है आदम स्मिथ के यहाँ। और इसके जो ज़राए हैं, सर्फ दौलत है, पैदाइश दौलत है और तबादला दौलत। अब सर्फ दौलत क्या है? सर्फ दौलत ये आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। अशिया व खिदमात के लिए सर्फ करने के कायदे, यानी कि आप किस किस जगह पे लगाएंगे अशिया व खिदमात के सर्फ करने के कायदे। अब किन किन चीजों पे आप लगाएंगे? कंजप्शन इसको कहते हैं कि किन किन चीजों पे आप ये दौलत लगे, कंजप्शन। इसके बाद पैदाइशी दौलत, ये वो ज़राए होते हैं कि आप दौलत कहाँ से पैदा करेंगे। पैदाइशी दौलत अशिया व खिदमात के उसूलों पर तैयारी, उसूलों पर तैयारी, अशिया व खिदमात, और इसे कहते हैं प्रोडक्शन, इसे कहते हैं प्रोडक्शन। तीसरे नंबर पर है तबादला दौलत। अब तबादला जो दौलत है, किन उसूलों पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को फरोख्त करेंगे और उससे पैसे का जो तबादला करेंगे, उसको क्या कहते हैं? तबादला दौलत। किन उसूलों पर फरोख्त करेंगे? असल में ये आपको बता दें कि ये जो लेक्चर होते हैं ना, ये एक निचोड़ बनाया होता है पूरी बुक का और पूरे हमारे सिलेबस का। उसको निचोड़ बनाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आपके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप उसको आसानी से पढ़ सकें। अदरवाइज एक एक इतनी किताब है, तो इतनी किताब को हम नहीं पढ़ सकते। उस पूरी किताब का जो रिव्यू करना होता है, सिलेक्टिव चीज़ें उस पर बनानी होती है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आपके लिए किया जाता है, और ये सारी चीज़ें एक इस तरह से तैयार करना ये कोई आसान काम नहीं है। सो इस पे आप गौर किया करें। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ ये वाली है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ये तीन चीज़ें मुआशात के लिहाज से ज़रूरी हैं। अभी हम कुछ किताबों का जिक्र कर लेते हैं। ये किताबें भी बार बार पूछी जाती हैं। अल अहकाम सुल्तानिया, ये किताब 2 दफा आ चुकी है। इसके मुसन्निफ कौन है जी? अल मावर्दी। इसके मशहूर मारूफ, ये सियासत पे किताब है, ये याद रखिए। अहकाम सुल्तानिया सियासत पे अल्लामा मावर्दी की एक अहम किताब है। इस्लाम और सूद, इस्लाम और सूद किताब है इकबाल कुरैशी की। और इन चीज़ों को याद करने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, मैंने वो प्रॉस्पेक्टस आपको दिया हुआ है, काइंडली उसको आप जरूर पढ़ लिया करें। यहाँ पे डॉक्टर यूसुफ करजावी और नजातुल्लाह सिद्दीकी और मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह, इनकी किताबें बड़ी इंपॉर्टेंस हैं, उनको आपने इंपॉर्टेंट है, उनको आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि उनके बारे में सवाल हर साल आ रहा है। इस्लाम और अदले इज्तिमाई, अदले इज्तिमाई, इस्लाम और अदले इज्तिमाई जो है ये किताब है सैयद कुतुब शहीद की।
सैयद कुतुब शहीद की ये किताब है इस्लाम और अदल इज्तिमाई। उसके बाद है इस्लामी मुआशरात, ये किताब है मुनाज़र अहसन गिलानी की, मुनाज़र अहसन गिलानी की। इसके बाद आती है शिरकत और मुज़ारबत के शरई उसूल, मैं शिरकत और मुज़ारबत के शरई उसूल। और ये किताब है निजातुल्लाह सिद्दीकी, डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी की किताब है। और इसके बाद बात आती है किताबुल उम, ये इमाम शाफी की किताब है, इस्लाम हलाल व हराम। इस्लाम में हलाल व हराम की किताब है यूसुफ करजावी, अल्लामा यूसुफ करजावी। इनकी किताबें बड़ी मिक्स होंगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इस्लामी निज़ाम मईशत, तकी उस्मानी, मौलाना तकी उस्मानी, इस्लामी निज़ाम मईशत। और आज भी मौलाना तकी उस्मानी का एक अहम नाम बोला जाता है जो मुआशरात के अंदर, मौलाना तकी उस्मानी। इसके साथ इस्लाम का कानून तजारत, ये किताब है मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी, ये इनकी किताब है। इसके बाद है इस्लाम बिला सूद बैंकारी, इंश्योरेंस, नजरिया मलकियत, ये निजातुल्लाह सिद्दीकी की अहम किताबें हैं, ये आपने याद रखना है। सूद पे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की अहम किताब मौजूद है। तो ये किताबों को आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में एक किताब का सवाल जो है वो हर सूरत आएगा आपको, इसलिए इनको आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है। अब हम उन तहरीकों को डिस्कस करते हैं जो तहरीके इस्लामी मुआशरात के अंदर बड़ी अहम है, और इनके हवाले से अक्सर हमारे जो मदारिस के लोग हैं उनको 90% नहीं पता, इल्ला माशाल्लाह किसी को पता हो, पर्सनल मुताला किया हो। क्योंकि ये निसाब हमारे मदारिस में नहीं है, सो वहाँ पे ये पढ़ाया नहीं जाता, बहुत कम पढ़ाया जाता है। बैंकारी के उसूल बहुत कम पढ़ाए जाते हैं। और ऐसे ही जो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन तहरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। कम से कम एक इस्लामियात के अगर लेक्चरर आप बनने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, और ऐन मुमकिन है कि आपको इन तहरीकों के बारे में वो 1-2 सवाल लाजमी हो जाते हैं। सो अपने आप को इस लिहाज से तैयार करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम कुछ तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक सरमाया दराना निज़ाम, फिर हम बात करेंगे इश्तराकियत की, फिर हम बात करेंगे इस्तेमालियत की, फिर हम बात करेंगे सोफस्तायत की, सोफस्तायत। तो इन पे बात हम करते हैं, बड़े अहम चीज़ें हैं, सुनने वाली हैं और तवज्जो से सुनिएगा। सरमाया दराना निज़ाम क्या होता है? आपको इस लफ्ज़ से समझ आ रही होगी कि सरमाया दराना निज़ाम क्या होता है। सरमाया से मुराद जो है पैसा, यानी कि जो मज़ीद नफ़ा या पैदावार के हुसूल के लिए जो एक पैसा लगाया जाता है, महफूज रकम जो एक लगाई जाती है तजारत पर, उसको क्या कहते हैं? सरमाया। अब इसमें यानी कि पैसे का निज़ाम है, जिसके पास पैसा है वो कारोबार करता है और सरमाया की मदद से मज़ीद दौलत हासिल करने के तरीके को, सरमाया की मदद से मज़ीद दौलत के हुसूल के तरीके को क्या कहते हैं? सरमाया दराना निज़ाम। सरमाया दराना निज़ाम ये मुआशी निज़ाम की एक किस्म है, और इसकी बुनियाद जो है वो मादा परस्त है, मादा परस्ती है, मादा परस्ती पर है इसकी बुनियाद। और सरमाया दराना जो निज़ाम है ये बंदों का निज़ाम है, ये है बंदों का निज़ाम, यानी कि जिसके पास पैसा है उसके अपने असूल हैं, उसके अपने तौर तरीके हैं, वो उसी को चलाता है। और ऐसे ही जो सरमाया दराना निज़ाम है ये बहुत सारा निज़ाम ऐसा है जिसने गुरबा के हकूक़ की जो है हौसला शिकनी की है, उसको ख़त्म किया है,
और उनके हुकूक का इस्तेहसाल किया है। सो सरमाया दराना निज़ाम जो है ये पैसे का निज़ाम है, और जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा के मज़ीद पैसा हासिल करता है और अपने असूल व ज़वाबित बना के उसको पेश करता है। इस हवाले से कुछ किताबें भी हैं सरमाए पे, वो है एक किताबुल अम्वाल है, ये भी याद रखने वाली है। ये किताबें वैसे जनरल आप मुआशरात पे याद रखें। किताबुल अम्वाल इमाम अबू उबैद कासिम की, इसके साथ है किताबुल खिराज। अच्छा, किताबुल खिराज जो है इमाम अबू यूसुफ की, ये टेक्स्ट पे अहम किताब है, इमाम अबू यूसुफ की टेक्स्ट पे अहम किताब है। और ऐसे ही अल मुहल्ली, ये किताब अल्लामा इब्ने हज़म की। अच्छा, ये किताब पेपर में 2 दफा पूछी गई है ये किताब, तो इसका आपने अमाली भी पूछा गया, किताबुल अमाली, वो भी आपने याद रखनी, इमाम अबू यूसुफ। और इसके साथ इस्लाम और जदीद मुआशी नज़रियात, मौलाना मदूदी की इस्लाम का निज़ाम तकाफ़ुल नूर मोहम्मद गफ़ार, उसकी किताब है इस्लाम और मुआशी तहफ़्फ़ुज़, ये अल्लामा यूसुफ क़रज़ावी की, ये इसी निज़ाम पे ये किताबें लिखी गई हैं। तो सरमाया दराना निज़ाम के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो ये सरमाए की मदद से मज़ीद दौलत को त्यागने का इल्म है, और इसकी बुनियाद जो है वो मादा परस्ती पर है, और जिसके पास पैसा उसके अपने उसूल व ज़वाबित है और उसके मुताबिक वो इस चीज़ को आगे लेके चलता है। दूसरी बात जो है इश्तराकियत। इश्तराकियत में जो सवाल याद करने वाला है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इश्तराकियत को कहते हैं सोशलिज्म, ये याद रखना है, सोशलिज्म, जिसमें ज़राए पैदावार हुकूमत के होते हैं और हुकूमत की मलकियत होते हैं, ये इश्तराकियत है। इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए मरकज़ी इदारा एक बनाया जाता है, अफराद को जो मिलेगा ना वो इनकी खिदमात, फ़र्क कीजिए जो कौम है, जो फ़र्द है, उनको वो कुछ मिलेगा, जितनी वो सर्विसेज देंगे उस हिसाब से उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। सो अफराद की खिदमात हासिल की जाती हैं, सारा का सारा कुछ मामला जो होता है वो हुकूमत के सुपुर्द होता है और हुकूमत की मलकियत में होता है। मुआशरा इनके मफाद पूरे करेगा, ना रुपया होगा, ना जागीरें होंगी और ना ही मलाक बनेंगे। जो कुछ भी बनेगा वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और गवर्नमेंट के पास होगी। इसका जो आगाज़ है, इश्तराकियत का आगाज़, अब इश्तराकियत अगर कोई आपसे पूछ लेना कि इश्तराकियत क्या है, तो कम से कम आप ये बता सकें कि इश्तराकियत को सोशलिज्म कहते हैं, जिसमें जितने भी ज़राए पैदावार होते हैं, जितनी भी आमदन होती है, वो सारी के सारी गवर्नमेंट की होती है। अवाम की ना जायदाद होती है, ना प्रॉपर्टी होती है, ना पैसा होता है, ना कोई मलकियत होती है, बल्कि उनको उनकी खिदमात के उनकी कुछ सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। और इसका आगाज़ हुआ है 18वीं सदी के आखिर में, ये याद रखना है, 18वीं सदी के आखिर पर। और हेगल ने एक अमली नजरिया बनाया, हेगल ने अमली नजरिया पेश किया इस पर, और कार्ल मार्क्स आगे लेकर चला, इस नजरिए को आगे लेकर चला कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो है इसका जो है 1883 इनकी जिंदगी के बारे में मैं आपको बताता हूं। और जो है कार्ल मार्क्स की जो किताब है उसका नाम है दास कैपिटल। कैपिटल इसकी एक बुनियादी किताब है जो इश्तराकियत की अहम समझी जाती है। और इसकी जो इब्तिदा है कम्युनिज्म की, ये रशिया से हुई है, रूस से। कार्ल मार्क्स रूस से इसकी इब्तिदा करते हैं। अब कार्ल मार्क्स की अगर जिंदगी को पढ़ा जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स एक जो गरीब इंसान था और उसने नजरिया कदरे ज़ायद भी पेश किया, ये भी याद रखना है, ये और लोगों ने भी पेश किया है कदरे ज़ायद। असल में इसकी बीवी बीमार थी और इसके पास पैसे नहीं थे, कुछ ना होने से ये इतना दिल बर्दाश्त था कि इसकी बीवी उसी बीमारी में फौत हो गई और कुछ ना कर सका। तो ये इस पे परेशान हुआ और उसके बाद इसने इस निज़ाम को जो एक सरमाया, क्योंकि उस वक्त
बरतानिया के अंदर से ये एक सरमायादाराना निज़ाम था, बड़े बड़े जागीरदार थे मगर वो किसी के काम नहीं आते थे। लिहाजा इसने फिर वहाँ से एक बात सूझी और इस बात को लेकर बढ़ा आगे, और इसने कहा कि जागीरदारों का जो अमीर उमरा है उनका कुछ नहीं, सारा का सारा मलकियत हुकूमत का हो और हुकूमत लोगों पे पैसे लगाए। तो इस तरह का जो नज़रिया पेश किया वो कार्ल मार्क्स ने अशियाए खिदमात की पैदाइश में कदरे मेहनत की वजह से है। जो मजदूर करता है और सरमाया जो है वो दूसरा ले जाता है। वो कहता है कि असल जो कदर है वो मजदूरों के बारे में जो हुकूक पेश किए इसमें वो कार्ल मार्क्स है कि सारी मेहनत करने वाला तो मजदूर होता है, अब मजदूर को बहुत थोड़ा मिलता है, सारा कोई दूसरे ले जाते हैं। लिहाजा इसकी मुखालफत की और फिर इश्तराकियत का जो नारा लेकर उठा वो कार्ल मार्क्स, और उसने कहा कि सारा कुछ जो है वो हुकूमत का हो और हुकूमत बराबरी की सतह पर हर एक के मामला को देखे। तो इसको कहते हैं कार्ल मार्क्स। ये 18वीं सदी के आखिर में ये रशिया के अंदर आया। हेगल ने अपनी नजरिया दिया। कार्ल मार्क्स जो कि 1818 से 1883 का दौर है ये आगे लेकर चला। दास कैपिटल में रूस से शुरू हुआ और नजरिया कदरे जाहिर है। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की। अब कम्युनलिज्म जो है और इश्तराकी सोशलिज्म ये तकरीबन दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। कम्युनिज्म जो है ये सोशलिज्म की चीज है, यानी कि सोशलिज्म एक ही चीज है। कम्युनिज्म ढांचा है और सोशलिज्म इस ढांचे पर कायम होने वाला निजाम। कम्युनिज्म क्या है? ढांचा, और इस पर पूरा जो निजाम है वो क्या कहलाएगा? सोशलिज्म। बुनियादी तौर पर कम्युनिज्म, और उसके बाद जो निजाम कायम हो रहा है वो सोशलिज्म का है। कम्युनिज्म की कम्युनिज्म इब्तिदा है, इस चीज से फर्क देखिए। कम्युनिज्म इब्तिदा है और ये इंतहा है। कम्युनिज्म इब्तिदा है और ये इंतहा है। मार्क्स ने मुआशरा के मुरव्वज निज़ाम को एक ढांचा दिया और मुआशी नज़रिया के 5 उसूल बयान किए। मुआशी नज़रिया के 5 उसूल बयान किए, और वो उसूल कौन कौन से हैं? कानून इर्तिकास, खजाने जमा करने, एक। दूसरे नंबर पर कदरे ज़ायद, तीसरे नंबर पर तबकाती कशमकश, चौथे नंबर पर बहरानों की फाजिल पैदावार का नजरिया, बहरानों की ज्यादा एक्स्ट्रा पैदावार का जरिया, और 5वें नंबर पर जो है ना मुआशी इनकलाब, मुआशरती इनकलाब। ये 5 उसने नजरिए पैदा किए और जिसकी बुनियाद पर रियासत का वजूद का खात्मा हुआ और उस वक्त खूनी इनकलाब आया। सारी दौलत मजदूर की पैदा करता है मगर मजदूर को बहुत कम मिलता है। दोनों तबकों में जंग का आगाज हो गया। एक अमीर तबका, यानी कि जिसको हम कहते हैं सरमायादाराना तबका, सरमायादाराना निजाम के खिलाफ था कार्ल मार्क्स, और एक था गरीब, यानी कि जिसको कहते हैं मजदूर तबका। ठीक है, वो कहते हैं सारा कमाते ये हैं, लेते ये हैं, हमें बहुत कम मिलता है। लिहाजा अब ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ और कत्ल-ए-गारत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसा इनका ना हो न इनका हो, ये सारा कुछ हो जाए मुल्क का, रियासत का। अब रियासत जो होगी वो इनको भी 1 2 3 रोटी कपड़ा मकान और इनको भी रोटी कपड़ा मकान। और आपको ये बता दें कि रोटी कपड़ा जो मकान है वो बुनियादी तौर पर इन्हीं का ही नारा था। रोटी कपड़ा मकान है, इन्हीं का ही नारा समझा जाता था। तो ये आपको कम्युनिज्म के बारे में भी मैंने बताया और इस्तेमालियत सोशलिज्म के बारे में आपको बताया। तो आपने इसको इस्तेमालियत भी कम्युनिज्म को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इस्तेमालियत, इसका तो इंग्लिश में नाम कम्युनिज्म है, उर्दू में नाम इस्तेमालियत है। ये मैंने आपको बता दिया। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब हम बात करते हैं फस्तायत। तो फस्तायत वैसे है, फस्तायत इसके बारे में भी आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फाशिज्म। फाशिज्म
फाशिज्म। अब फाशिज्म जो है इसका लफ्ज़ फाशिस्ट से निकला है। किससे निकला है? फाशिस्ट से। फाशिस्ट से इसका लफ्ज़ निकला है और इसका मतलब है हथौड़ा, सलाखों का बंडल। हथौड़ा या सलाखों का बंडल, ये फाशिज्म का मतलब है। और ये नजरिया ना, ये इटली की सरजमीन से उठा। ये नजरिया इटली की सरजमीन से आया 1913। सोफिस्ताइयत का, जारहाना आमरियत का हाकमी है, जमहूरियत का दुश्मन है ये नजरिया। ये तहरीक सरमायादारी और इश्तराकियत के रद्द अमल के तौर पर पैदा हुई है। कौम और क़दामत परस्तों की हिमायत, कौम और क़दामत परस्तों की हिमायत जो है वो सोफिस्ताइयत की होगी। कौम और क़दामत परस्त जो पुराने ख्यालात के लोग, क़दामत परस्तों पसंद की हिमायत हासिल रही है इसको, सोफिस्ताइयत को। इटली मुआशी लिहाज से कमज़ोर, बेरोजगारी और महंगाई के बायस मजदूरों और किसानों में मायूसी फैल गई थी। इटली में ये जो नज़रिया पला बड़ा है उसमें बेरोजगारी थी, मुआशी लिहाज से कमज़ोरियाँ थी, जिसकी बुनियाद पर मजदूरों में, किसानों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई और तबकाती कशमकश जो है वहाँ पे खड़ी हुई। और हिटलर ने जर्मनी में इस नज़रिए को अपनाया। हिटलर ने जर्मनी में, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिटलर का तलक जर्मनी से था। ये सवाल आ चुका 2015 के लेक्चर में। हिटलर ने जर्मनी के अंदर इसको नाफिज किया और मसूलिनी ने इसको इटली में नाफिज किया। मसूलिनी ने इटली में, हिटलर ने जर्मनी में इस नजरिया को नाफिज किया। अब यह है ऐसा मजहब जो इंसान को एक आला कानून के रिश्ता में मुंसलिक करे और रूहानी मुआशरे एक अहम और बाशूर उसको बना दे, तो यह सोफिस्ताइयत थी। ऐसा मजहब जो इंसान को एक आला कानून में के रिश्ता में मुंसलिक कर दे और इसे रूहानी मुआशरा एक अहम और बाशऊर रुकन बना देते हैं, वो कहते हैं 19वीं सदी के जमहूरियत से गुरेज का नाम। 19वीं सदी जो है ना, ये जमहूरियत से नफरत का नाम है, क्योंकि इस सदी में लोगों को जमहूरियत से काफ़ी नफरत हुई। अपना फलसफा नहीं बल्कि मुख्तलिफ फलसफों बल्कि तसव्वुरात इसमें चले हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें? सोफिस्ताइयत ने फिर क्या किया? इसने ताकत का इस्तेमाल किया, तरीके इन्होंने अपने नजरियात को लगाने के। ताकत का इस्तेमाल एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौम परस्ती, यानी कि मुख्तलिफ कौमों ने इसको लिया और कौम परस्ती को वजूद मिला। सूद की मजम्मत इसमें की गई थी। चौथे नंबर पर है बेरोजगारी का खात्मा, क्योंकि ये जो बुनियादी वजह थी, बेरोजगारी का खात्मा हुआ है। अब फाशिज्म के जो 4 उसूल हैं, फाशिज्म के 4 उसूल हैं जो अभी मैंने आपको बताया। एक है कौम परस्ती, ताकत का इस्तेमाल, फर्द की हकीकत की नफी, ये इसमें अलग है, फर्द की हकीकत की नफी ये। और चौथा है रियासत की हमागिरियत, रियासत यानी कि कुल मुख्तार। ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है ना, फाशिज्म के कितने उसूल हैं, 4 उसूल, ये याद रखने वाले हैं। ये जो चीज है ये इंटरव्यू के लिए है। और यहाँ पे ये नजरिया इटली में कब उठा है? 1913 में। जर्मनी में कौन लेके चला है? हिटलर। इटली में लेके कौन चला है? मसूलिनी। फलसफाइयत को क्या कहते हैं? फाशिज्म। लफ्ज़ी माना है इसका, थोड़ा बात याद ये रखना है, याद ये रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो सिर्फ आपको बताने के लिए थी, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं अभी आपको जो चीज़ें इसमें से याद रखने वाली हैं वो आपको बता देता हूँ मुख्तसरन, इसका खुलासा बयान करते हुए। वो ज़रा सुन लें कि फस्तायत में आपने जो चीज़ें याद रखनी है ना,
ये आपने रखना, फाशिज्म का लफ्ज़ फाशिस्ट से निकला जिसका मतलब है अथोड़ा। ये नज़रिया इटली से 1913 में आया और जमहूरियत का दुश्मन और जहरियत का हामी है, यानी कि लोगों को मारने पे ये तुले हुए थे। ये सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ और इश्तराकियत के रद्द-ए-अमल के तौर पर पैदा हुआ। कौम परस्तों की इसमें हमायत हासिल थी। हिटलर ने जर्मनी में, मुसोलिनी ने इटली में 19वीं सदी जमहूरियत से नफरत का आगाज़ है और फाशिज्म के 4 असूल हैं। इसके बाद जो कम्युनिज्म में याद करने वाली चीज़ है, इस्तेमालियत इसका दूसरा लफ्ज़ है और सोशलिज्म की एक ही चीज़ का नाम है। कम्युनिज्म ढांचा है यानी कि बुनियाद, और इस्तेमालियत इश्तराकियत जो है सोशलिज्म, इस पर कायम होने वाली एक अमारत है और इस निज़ाम को लेकर चलने वाला है मार्क्स। मार्क्सी तहरीक कहा जाता है उसको, ये कार्ल मार्क्स की, जिसके अंदर 5 नज़रिए पेश किए गए। मुआशी नज़रिया, कानून इर्तिकाज़, कदर ज़ायद, तबकाती कशमकश और बुहरानों की फाजिल पैदावार का नज़रिया और माशरती इनकलाब। अब इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि पीछे आपने बात की है इश्तराकियत की। इश्तराकियत सोशलिज्म है, ज़राए आमदन सारा गवर्नमेंट का होता है। आगाज़ 18वीं सदी में हेगल ने अपनी नज़रिया अपनाया और कार्ल मार्क्स इसको आगे लेकर चला और कम्युनिज्म रूस में इसकी इब्तिदा होती है। दास कैपिटल इसकी अहम किताब है। इससे पहले मादा परस्ती की बात की है कि जिसकी जो सरमायादाराना निज़ाम है, सरमाए के साथ पैसे के साथ मज़ीद पैसा हासिल करना, ये एक सरमायादाराना निज़ाम है और मुआशी निज़ाम की एक किस्म है जिसकी हौसला शिकनी की गई और बरतानिया के अंदर इस निज़ाम ने बड़ी तहस नहस की और वहाँ पर भी इसकी बड़ी तबाहियाँ हुई। तो इससे पहले मैंने कुछ आपको किताबों का तारुफ करवाया है और मुआशात के जो इल्म है उसके बारे में आपको बताया है और इन चीज़ों के हवाले से बस आपने किताबों का आपने लाजमी याद रखना है। अब जो हमने पढ़ना है वो हमने जो मुख्तलिफ हमारे मुफक्किरीन हैं, एक इस्लामी मुफक्किरीन को पढ़ना है और जो मगरबी मुफक्किरीन हैं उनको पढ़ना है। इसमें 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्लास की, नो क्लास की और दौरे जदीद के जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तो एक पेज मैंने तैयार किया था, वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उसके साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। इसमें हम नज़रियात पढ़ेंगे, कौन सा नज़रिया किसका नज़रिया है। तो सबसे पहले जो अब आपने शुरू करना है वो है आदम स्मिथ के बारे में। अच्छा, इनके बारे में आपने ना कुछ तरीके पैदाइश बहुत कम आती हैं, याद रख लें, बहुत कम आती, ना आने के बराबर है। इनकी किताबों का नाम और इनके नज़रिए का नाम या किस मुल्क से इसका ताल्लुक था, बस चीज़ें बताने वाली बहुत सारी होती हैं, मगर आपने जो चीज़ याद रखनी है बस वो ये चीज़ रखनी है कि इसके किस मुल्क के साथ ताल्लुक था और इसकी किताब कौन सी है और इसने कुछ जो थॉट्स दी हैं वो थॉट्स कौन सी हैं। आदम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो, इसके बारे में हमने पढ़ना है। डेविड रिकार्डो के बाद हमने जॉन मिनॉर्ड केन्स के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम तफसील से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सेकंड मीटिंग हमारी शुरू हो रही है। अभी 3 के बारे में हम पढ़ते हैं। अल्फ्रेड मार्शल भी है, उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे चीज़ें बतानी हैं, जो याद करनी है वो मैंने आपको बता दी है कि सारी चीज़ें नहीं याद करनी होती, आपने मखसूस चीज़ें इसमें से याद रखनी है। तो सबसे पहले एडम स्मिथ का ताल्लुक है स्कॉटलैंड के शहर अडनेरा से है, यानी कि इसका स्कॉटलैंड आप देखें, स्कॉटलैंड से इसका ताल्लुक है, अडनेरा शहर है और 1723 में पैदा हुए हैं। 1723 में पैदा हुए हैं। ग्लासगो में मंतक का अखलाकियात के लेक्चर दिए और ये प्रोफेसर उम्र भर कुंवारे रहे। 1784 में इनके वाला फौत हुई और 1790 में खुद फौत हो गए। 1790 ये याद रखना है, 1723 से 1790 आदम स्मिथ। और इसके साथ साथ इनकी कुतुब जो है अखलाकी एहसासात का नजरिया, दौलत अक़वाम, आदम स्मिथ की जो किताब है
दौलत अक़वाम है, बस ये चीज़ याद रखनी है। दौलत अक़वाम मुआशात दौलत का इल्म है, ये एक तारीफ है जो इन्होंने की आदम स्मिथ ने, मुआशात दौलत का इल्म है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुआशात दौलत का इल्म है, ये किसने तारीफ किया इस्लामी इकोनॉमिक्स की? तो आपने ये याद रखना है, ये आदम स्मिथ ने ये तारीफ की है, मुआशात दौलत का इल्म है। और इन्होंने टैक्स के 4 उसूल बतलाए हैं। टैक्स के 4 उसूल वो है उसूल मुसावात। टैक्स के कितने उसूल बताए? 4। नंबर 1 उसूल मुसावात, तयक्कुन, उसूल तयक्कुन, सहूलत और किफ़ायत। ये 4 उसूल है, उसूल मुसावात, उसूल तयक्कुन, उसूल सहूलत, उसूल किफ़ायत। ये आदम स्मिथ के बयान करदा तारीफें हैं। इसके बाद हम मुख्तसरन पढ़ेंगे डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो 1872 में पैदा हुए। ये एक यहूदी नस्ल का मुफक्कर था और मईशत के बारे में एक इसका अहम काम है। और इसके बाप ने, ये लंदन में एक फिल्म का मालिक था, एक कंपनी थी, पहले इसके बाप ने इसको निकाल दिया था, फिर ये खुद एक कंपनी का मालिक हो गया। इसने ईसाई लड़की से एक कामयाब शादी की और वहाँ से एक अलग इसने अपनी फिल्म, एक कंपनी बनाई। अब दौलत अक़वाम का मुतालिया, ये इसकी किताब का नाम याद रखना। अच्छा, मैं आपको सिर्फ उसके बारे में मुख्तसरन बता रहा हूँ, जो चीज़ याद रखने वाली है, जो पेपर से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं आपके, कि ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका ताल्लुक कहाँ से? लंदन से है, ये लंदन से इसका ताल्लुक है। और दौलत अक़वाम का मुतालिया, सियासत और दारुल उलूम, 1923 में इनकी वफ़ात है। मुआशात, इसकी और किताब है मुआशात और मुहासन के उसूल। महासिन किसे कहते हैं? टैक्स को। इसकी किताब है द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये भी एक इसकी किताब है, कुतुब है, मुआशात और मुहासल के उसूल। अब इसके जो नजरियात है ना, वो आपने याद रखने हैं। नजरिया लगान, नजरिया लगान इसका है। नजरिया कानून उजरत, ये भी इसका है। नजरिया लगान और कानून उजरत, जमीन की पैदावार का वो हिस्सा, लगान से मुराद जो एक काश्तकार जमीन को की जो असली पैदावार सलाहियतों के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो लगान है। यानी कि जमीन पे जो काश्तकारी करता है ना, उस पे जो एक टैक्स लगाया जाता है, वो लगान कहलाता है। तो नजरिया लगान, ये ना कौमी ज़मीनों पे जो टैक्स का निज़ाम है, वो नजरिया लगान कहलाता है। और ये डेविड रिकार्डो ने मुतारफ करवाया। और इसके बाद ये वैसे तो नबी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये भी मौजूद था। अब कानून उजरत जो है, इससे मुराद का रसद और तलब से जो उजरतें कायम होती हैं, वो निज़ाम ख़राब करती है। उसका कहता है कि कानून उजरत बनाया जाए कि रसद और तलब इसको बराबर रखा जाए, इसको मुनासिब लिहाज से चेक और बैलेंस किया जाए, क्योंकि इसके साथ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। इसके साथ जो है वो रसद या तलब में फ़र्क जब आता है, उस वक्त आवाम के लिए जो परेशानी बनती है। इसके बाद नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल। एक तकलीफ से मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में ना हमें बड़ा कुछ पढ़ सकते हैं, मगर वो ज़रूरत नहीं है, इससे हट के आपको कुछ भी नहीं आएगा, ये आपने याद रखना। अल्फ्रेड मार्शल। आज का लेक्चर जिसने सुन लिया, इंशाअल्लाह ताला उसका इकोनॉमिक्स का पर्चा जो है वो हल हो जाएगा। आज का और एक लेक्चर है और इस पे होगा। अल्फ्रेड मार्शल जो है 1842, ये भी लंदन में पैदा हुआ। बैंक ऑफ लंदन में खजांची था, बैंक ऑफ लंदन में। कैमरे से पढ़ा, इसका वालिद इसको पादरी बनाना चाहता था, मगर ये ऑक्सफोर्ड के अंदर ये प्रोफेसर बना और ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ता भी रहा। और इसने मेरी पेली से शादी की। 1924 में इसकी वफात है, ठीक है। और इसने उसूल मुआशात, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसूल मुआशात, ये इसकी किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल की।
अब इसके जो नजरिया है वो आपने नजरिया याद रखना, नजरिया उजरत। नजरिया उजरत इसका है, नजरिया लगान ये इसका भी है, मजदूरों का इत्तेहाद ये भी इसने इस पे बात की है। आमरीन की पैदाइश 4 से है, ये भी कहा है कि आमरीन की पैदाइश 4 से है। अब एक है जमीन, दूसरा है सरमाया, तीसरा है मेहनत और चौथी है तंजीम। आमरीन की पैदाइश 4 से जमीन, सरमाया, मेहनत और तंजीम। और पैदाइश दौलत के बारे में इन्होंने नजरिया दिया है कि दौलत की जो पैदाइश है वो कैसे होगी, यानी कि ज़राए आमदन है, पैदाइश दौलत के बारे में। यह अल्फ्रेड मार्शल का था। और जॉन मेनॉर्ड कीन्स, अब उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जॉन मेनॉर्ड कीन्स, इनके बारे में आपको बता दें 1883 के अंदर कैम्ब्रिज में पैदा हुए। कैम्ब्रिज में वालिद यूनिवर्सिटी का माहिर माइशतदान था। 1925 में शादी होती है इनकी और 1944 में दिल की बीमारी में फौत होता है। दिल की बीमारी में फौत हुआ 1944 में। 1925 में शादी की, 1925 में शादी, 1944 में बीमारी। और ये इसका वालिद जो है वो माशात का प्रोफेसर था। इसके जो माशी नतायज हैं ये इसने नजरिया रोजगार बहुत मशहूर है। इसके 2 नजरिए याद रखना है, नजरिया रोजगार और नजरिया बचत। नजरिया रोजगार और नजरिया बचत, ये 2 नजरियात जो है इसके बड़े मशहूर हैं। अमन के मुआशी नतायज इसकी किताब है, अमन के मुआशी नतायज। इसके बाद हम बात करेंगे मशहूर और मारूफ जो एक मुफक्कर हैं, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। और ये आज के लेक्चर में आखिरी होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में भी हमने कुछ बता दिया था कि जर्मनी के शायद ट्रायल में पैदा हुए हैं। अब आप ये गलती ना कीजिएगा, जर्मनी में पैदा हुआ है मगर इसकी थॉट्स रशिया के अंदर इसने इनकलाब पैदा किया है। उसी के जरिए से हिटलर ने फिर जर्मनी के अंदर इनकलाब वो इस तरह के लाया और मसूलिनी ने इटली में ये इनकलाब लाया। तो ये पैदा होने वाला कार्ल मार्क्स जर्मनी के शहर ट्रायल से था। इसका ताल्लुक 1818 में, अभी भी पहले भी बात कर चुके हैं, 1818 में पैदा हुआ। यहूदी नस्ल का था, बाप ईसाई था। बर्लिन से इसने फलसफा पढ़ा, बर्लिन से इसने फलसफा पढ़ा और कम्युनिस्ट से राब्ता जब हुआ तो इसको जर्मनी से जिला वतन कर दिया गया। उसके बाद ये बरतानिया रहा और इंग्लिस्तान की वापसी पर फिर ये मजमून लिखता रहा। तंगदस्त बहुत था और हत्ता के जब मुआशी हालत जो है ना गुफ्ताबे थी और इतनी ज़्यादा थी कि इसको बीवी के ज़ेवरात भी बेचने पड़े। इसके 2 बच्चे फौत हो गए और उन बच्चों के कफन दफन का इंतज़ाम भी ना था। ये याद रखते जाए, कफन दफन का ये इंतजाम नहीं कर सका। अब इसकी ज़िंदगी पर, इसके माइंड पे किस कदर वो असरात मुरतब हुए होंगे कि जिसके बच्चे फौत हो रहे हैं और वो उसके पास कफन दफन का इंतजाम भी नहीं है। ये जब नजरियात उठते हैं, जब सोच उठती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं। तो ये एक बड़ी वजह थी कि बीवी के ज़ेवरात बिक गए, मुआशी रोजगार नहीं है, सरमायादाराना निज़ाम में ये पिस के रह गए और इनके पास कुछ नहीं है। इसी तरह रेलवे में इन्होंने क्लर्क की भर्ती के लिए कार्ल मार्क्स, जिसको दुनिया इश्तराकियत का बानी याद करती है, इसने रेलवे में क्लर्क की असामी पर अप्लाई किया और इसकी लिखाई की बदखती की वजह से, यानी कि इसका खत अच्छा नहीं था, उस वजह से इसकी दरख्वास्त जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब उस असामी भी ना मिली। अब हर लिहाज से ये कमज़ोर और तंगदस्त था और जब इतना तंगदस्त हुआ तो इसकी ज़िंदगी में चिड़चिड़ापन पैदा हुआ
और 1881 में इसकी बीवी सरतान की बीमारी में मुब्तला हुई और इसी बीमारी में वो भी मर गई। और मार्च, अब उसी का गम इसको, उसके बाद औलाद का गम और जो जिंदगी के दुख इसने देखे, ये 1883 में, मार्च 1883 में ये खुद भी फौत हुआ। और हाई गेट में, लंदन हाई गेट में मदफून है कार्ल मार्क्स। अब इसने जो एक नजरिया पेश किया अपनी किताब दास कैपिटल में, दास कैपिटल में इसने अपने वो सारे नजरियात पेश किए। और सबसे बड़ा जो कम्युनिस्टों का नारा था, जो तबकाती निज़ाम का मुखालिफ था, ये कार्ल मार्क्स तबकाती निज़ाम का मुखालिफ था। और इसका जो इसने कहा दो तबके बड़े मजलूम हैं, जालिम और मजलूम दो तबके हैं, एक जालिम का एक मजलूम का है। जालिम सरमायादार लोग हैं और मजलूम मजदूर लोग हैं। लिहाजा इसने फिर मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई और सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ उठे और इसने फिर रूस के अंदर इनकलाब बर्पा किया और वहाँ पे इस्तराकियत आ गई। और ऐसे ही इसने नजरिया कदरे जायद पेश किया, कदरे जायद ये पेश किया। और इसके साथ साथ आपको बता दें एक कम्युनिस्टों का जो बड़ा मशहूर और मारूफ नारा है इस्तराकियत का, कम्युनिस्टों का या कार्ल मार्क्स का, जो आपने याद रखना है वो है रोटी कपड़ा मकान। यही नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। तो बुनियादी तौर पर ये नारा जो है वो कार्ल मार्क्स ने लगाया और उसकी वजह यह है कि वो रोटी के लिए तरसता रहा, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे और रहने के लिए छत नहीं थी। लिहाजा इसी उस बुनियादी चीज़ पर उसने कहा कि अवाम को इन तीनों चीज़ों को अवाम के पास होनी चाहिए। कोई भी मुल्क का बाशिंदा इन तीन चीज़ों के बगैर ना हो, बाकी अवाम को कुछ ना हो, सब कुछ हुकूमत का हो, हुकूमत उस पर सर्व करे और अवाम को ये प्रोवाइड करे ये सहूलतें। इसके साथ साथ जो है ये जो अहम नज़रियात थे जो मुख्तलिफ मुफक्किरीन थे कम्युनिस्टों के, उनके बारे में बात मुकम्मल होती है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मार्क्स का जो एक नज़रिया है वो बयान करेंगे, मुसावात, मुजारबत, शराकत और मुजारियत, इसके बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ सूद के हवाले से बात करेंगे, इजारा, लगान और मुनाफे और मुसाकात, सट्टा, इस पे बात करेंगे। और क्लास की मकतबा फ़िक्र के बारे में फिर हम इसमें जो मुसलमान जो मुफक्किरीन हैं, जिसमें इमाम अबुल बैद कासिम हैं, इमाम इब्न हज़्म हैं, इब्न खलदून है और शाह वलील्लाह जो बरसीर के बाहरी मुआशात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर जो आपको बताया गया है वो इस्लामी मुआशात पे हमने बात की है। हमने मुख्तलिफ तहरीकों की बात की, सबसे पहले कुतुब की तारीफ़ मुआशात की, फिर कुतुब की, फिर चंद टर्म्स हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद फिर हमने इस्तराकियत की बात की, सरमायादारी निज़ाम की बात की, फिर हमने कम्युनिज़्म की बात की, फिर हमने सोफ्तायत की बात की और उसके बाद फिर हमने जो मशहूर मुफक्किरीन जो है आदम स्मिथ के बारे में बात की है, फिर हमने जॉन मिन्नार्ड के बारे में बात की, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बात की है। तो ये वो मुफक्किरीन थे जो मुआशात के जो मगरबी मुफक्किरीन हैं, उनका जिक्र आज मुकम्मल हुआ। तो इसके बाद जो इसकी मज़ीद कुछ सूरतें हैं वो आपके बयान करेंगे इंशाअल्लाह। 2 लेक्चर्स में आपकी जो इस्लामी मुआशात है वो आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इंशाअल्लाह वो हमारी मंडे को क्लास होगी। तो मंडे के क्लास पे हम इंशाअल्लाह इस्लाम और निज़ामी मईशत को इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।